जय हिंद दोस्तों, अपना YouTube चैनल सूरजपत क्लासेस में आप सभी को हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का नया चैप्टर के साथ आज हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप ब्रीथ से पिछले वीडियो नहीं देखें, ब्रीथ चैप्टर है ना जी, तो उस पे मैंने वीडियो बना दिया। आप उसको अगर अभी तक नहीं देखें तो उससे देख लीजिए। ब्रीथ किसे कहते हैं, इस सब के बारे में मैंने पूरा अच्छा से उसको समझा दिया हूँ। हाँ, अगर आप और जो पीछे का चैप्टर छूट गया है उसको जाके आप ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट में खोल के देख सकते हैं। 1 चैप्टर से लेके ब्रीथ तक जितना भी 11 चैप्टर था मैंने उसका पूरा कवर कर दिया। आज का जो टॉपिक है हम लोग का ऑब्जेक्टिव कवर करने का, ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल। ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल है ना जी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल आज हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे। हाँ, अगर आप नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, लाइक भी नहीं कीजिएगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। तो आप आराम से शुरू से अंत तक देखिए, है ना जी। तो चलिए इसको हम लोग लेट न करते हुए हम लोग इसको समय को देखते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे आज हम लोग ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ब्रीथ किससे कहते हैं, ब्रीथ वाला चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि ब्रीथ एक तल के उन बिंदुओं का समूहों के द्वारा होता है ना जी, जो एक नियत बिंदु से अचर दूरी पर होती है, स्थित होती है। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक ब्रीथ बना लिया। ब्रीथ के बीच वाला को क्या कहते हैं, तो ब्रीथ के बीच वाले भाग को मैंने यहाँ पे बोला था कि केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। यहाँ पे ब्रीथ के केंद्र को मैंने ओ नाम देता हूं और यहाँ पे ए नाम दे देता हूं। और मैंने बोला था कि केंद्र से परिधि पर जो लाइन मिलेगा ओ ए यहाँ पे क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में आर से डिनोट रेडियस कहते हैं। और ब्रीथ का जो ये वक्र है, वक्र लाइन गोले गोले, इसको हम लोग परिधि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, परिधि यानी सरकमफेरेंस। परिधि को हम लोग सरकमफेरेंस के नाम से जानते हैं। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ। अगर इसी त्रिज्या को ओए को अगर पूरा यहां से यहां तक मिला दे तो व्यास का निर्माण होता है, जो कि त्रिज्या जो है व्यास के आधा होता है और जो व्यास है त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्लियर। चलिए, तो यहां से जो पहला सवाल होने वाला था क्या है, पहला फार्मूला जो निकल के आता है ब्रीथ से, उसको हम लोग समझेंगे। तो पहला है ब्रीथ का क्षेत्रफल। ब्रीथ का क्षेत्रफल, ब्रीथ का क्षेत्रफल होता क्या, तो पाई आर स्क्वायर, इसको पाई पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो बोलिए ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो गया। दूसरा फार्मूला, ब्रीथ का परिधि, ब्रीथ का परिधि, ई वाला परिधि गोले गोले, ब्रीथ का परिधि 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। और ब्रीथ का क्षेत्रफल कहने का मतलब कि ब्रीथ से जितना ये अंदर का एरिया है इसको निकालने की फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला है ब्रीथ का त्रिज्या। ब्रीथ का त्रिज्या, त्रिज्या को शॉर्ट में आर से डिनोट करते हैं और ब्रीथ के त्रिज्या बराबर फार्मूला होता है व्यास बटे में 2, व्यास बटे 2। और व्यास को शॉर्ट में डी से सूचित करते हैं, इसलिए हम लोग डी बटे 2 भी कह सकते हैं। तो ब्रीथ के त्रिज्या बराबर फार्मूला हो गया डी बटे 2, त्रिज्या बराबर आर बराबर डी बटे 2 हो गया। चलिए, चौथा फार्मूला जो होता है ब्रीथ का व्यास, जिसको डी कहते हैं ना जी, तो ब्रीथ का व्यास 2 गुने त्रिज्या, जो व्यास होता है ब्रीथ का त्रिज्या का 2 गुना होता है। कौन, व्यास। और जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। देख लीजिए, व्यास का आधा होता है कौन, त्रिज्या। तो यहां से फार्मूला हो गया कि ब्रीथ का व्यास डी बराबर 2 गुने त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या को मैंने आर माना हूं, यहां ब्रीथ की त्रिज्या को आर माना हूं, ठीक है, और ब्रीथ के व्यास को डी ले लिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से ये 4 फार्मूला क्लियर हो गया। बोलिए ब्रीथ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ब्रीथ का परिधि 2 पाई आर, ब्रीथ का त्रिज्या यानी आर बराबर डी बटे 2, ब्रीथ का व्यास यानी 2 गुने त्रिज्या। इतना क्लियर हुआ तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग अगले फार्मूला की बात करते हैं। यहां से
आइए आज हम लोग अगले फार्मूला की बात करते हैं। मैंने पहले पूरा वृत्त को लेकर समझाया, अभी मैंने एक अर्धवृत्त पे बात करूंगा। किस पे? अर्धवृत्त पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक अर्धवृत्त बनाया और वृत्त का ये पूरा व्यास हो गया और व्यास को मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको आर दे दिया, इसको त्रिज्या कहेंगे आधा को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ से पहला जो फार्मूला हम लोग के बनता है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम लोग यहाँ से 2 से भागा दे देंगे, क्या करेंगे? पूरा बड़ा वृत्त में अगर 2 से मैं भागा दे दूं तो अर्धवृत्त निकल जाएगा, आधा हो जाएगा उस क्षेत्रफल का। तो इसी पे मैंने क्या किया कि पाई आर स्क्वायर होता है पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने यहाँ पे 1/2 से क्या किया कि यहाँ पे 2 से भागा दे दिया। क्या कर दिया? भागा दे दिया। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर बटे में 2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दिखने के लिए मैंने वहां पे 1/2 कर दिया था, नहीं तो पाई आर स्क्वायर बटे में 2 भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां से दूसरा फार्मूला की बात करते हैं। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि, परिधि का मतलब कि पूरा गोले गोले का एरिया होना चाहिए, पूरा गोले गोले का वक्र होना चाहिए, रेखा होना चाहिए। तो अर्धवृत्त का परिधि, तो पूरा वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर, होता है ना 2 पाई आर। अगर मैं बोलूं कि पूरा वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर और अर्धवृत्त के निकालना तो 2 से क्या कर दूंगा? भागा दूंगा। 2 पाई आर होता है पूरा वृत्त का और अर्धवृत्त के निकालना है अर्धवृत्त का, तो 2 से क्या करूंगा? भागा दूंगा। तो 2 से 2 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर फार्मूला। तो बोलिए अर्धवृत्त के फार्मूला के अर्धवृत्त का परिधि हो गया पाई आर या 2 पाई आर बटे 2 भी बोल सकते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और आधा अर्धवृत्त के निकालना तो 2 से भागा कर दिए। तीसरा फार्मूला अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? तो सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पे भुजा क्या बना जी? तो यहाँ पे भुजा जो हुआ ए वाला, देखिए यहाँ जो मैंने मार्कर चला रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये हुआ, यहाँ पे एक परिधि का भाग हुआ, परिधि का भाग हुआ, और यहाँ से यहाँ तक इधर से जो भुजा हुआ यहाँ से यहाँ तक ये क्या हुआ? तो वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त का अर्धवृत्त का व्यास हो गया, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, इधर भी त्रिज्या और 2 गो त्रिज्या यहां से यहां तक पूरा चलिएगा तो यहां से डबल त्रिज्या हो गया, यानी कि 2r, और 2r को हम लोग d से सूचित करते हैं व्यास से। क्यों? क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है और जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे अर्धवृत्त का जो फार्मूला होगा या तो पाई आर प्लस 2r कर सकते हैं। कैसे? पाई आर कहने का मतलब हो गया कि वृत्त का अर्धवृत्त का पूरा हो गया, ये वाला भाग देखिए अर्धवृत्त का ये वाला हो गया, ये वाला चाप हो गया। अच्छा प्लस में 2r, तो एन से ई वाला भुजा ले लिए, आर यहां से यहां तक, आर यहां से यहां तक, तो आर आर 2r। इसी को या में ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई आर, तो पाई आर ई वाला भाग हो गया पूरा, और आर आर 2r को हम लोग डी से व्यास से सूचित करते हैं, तो पाई आर प्लस डी भी बोल सकते हैं, ये भी फार्मूला हो गया, या पाई आर प्लस 2r भी बोल सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए तो अब हम लोग यहां से नेक्स्ट की बात करते हैं फार्मूला की। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए और एक बार रिवीजन भी कर लीजिए। आइए अगले फार्मूला को हम लोग समझने की यहां से कोशिश करेंगे। अगला जो हम लोगों ने पॉइंट लिया वो चतुर्थांश से लिया गया है, और चतुर्थांश से सवाल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं। आप इसको ध्यान से थोड़ा कंसंट्रेशन बना के समझिएगा किस तरीका से हो रहा है। यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश कहने का मतलब कि पूरा एक वृत्त होता है। आप समझिएगा, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक मैंने वृत्त बना के समझाता हूँ कि चतुर्थांश क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक वृत्त बना दिया, इस वृत्त को मैंने 4 भागों में बांट दिया, मैंने वृत्त को 4 भागों में बांट दिया। तो 4 भागों में बांट दिया, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, ये 4 भाग। तो चतुर्थांश कहने का मतलब कि 4 भाग में से मैंने एक भाग कोई ले लिया, चाहे आप पहला ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए, तीसरा या चौथा। तो जब कोई एक भाग लीजिएगा 4 गो में, तो कोई इस तरीका के कोई एगो फिगर बनेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया हूँ। तो जब इस तरीका से बनेगा तो यहाँ पे केंद्र हो जाएगा, केंद्र से यहाँ त्रिज्या कहेगा, ये भी त्रिज्या, वृत्त परिधि का कोई एक भाग होगा, इस तरीका से बनेगा। क्लियर हुआ? तो चलिए अब हम लोग इसको यहाँ पे मिटा देते हैं, फिर हम लोग समझते हैं इसको।
आइए, तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का मतलब उसका चौथाइया भाग, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और उसको भी जब मैं 4 से भागा दे दूंगा क्योंकि चौथाइया भाग है, तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में अगर 4 से भागा दीजिएगा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहां से निकल जाएगा। क्लियर हुआ? अगला सवाल दूसरा समझिएगा, चतुर्थांश का परिधि क्या होता है उसको समझिएगा। तो पूरा वृत्त के परिधि कितना होता है 2 पाई आर, पूरा वृत्त की मैं बात करूं तो 2 पाई आर, और उस वृत्त को मैंने चौथाइया भाग लिया तभी ना चतुर्थांश आप बोले। तो पूरा वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और मैंने इसमें 4 से भागा दे दिया क्योंकि चतुर्थांश का परिधि निकालना है, तो इसको मैं 4 से भागा दे दिए, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो ऊपर हो गया पाई आर और बटे में 2 पाई आर बटे में 2, ये हो गया चतुर्थांश का परिधि का फार्मूला। पाई आर बटे में 2 या 2 पाई आर बटे में 4 भी लिख सकते हैं। मैंने काट को छोटा कर दिया। अगला तीसरा जो फॉर्मूला है चतुर्थांश का परिमाप कहने का मतलब कि पूरा भुजाओं का योग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इधर से भी त्रिज्या एगो बनेगा, इधर से भी एगो त्रिज्या, और ये हो गया परिधि का भाग, एक परिधि का है ना, गोले गोले जो हुआ ये परिधि कहलाएगा, क्योंकि ये पूरा एक जो परिधि गोले होता है सरकमफ्रेंस उसी का एक भाग है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि देखिए पूरा वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर, तो मैंने 2 पाई आर लिख दिया। जब चतुर्थांश का परिमाप निकालना है तो मैंने इसमें 4 से भागा दे दिया। कितना से? 4 से भागा दे दिया। और प्लस के परिधि निकालने के लिए, और क्योंकि चौथाइया परिधि चाहिए, परिमाप चौथाइया परिमाप होगा, क्योंकि 4 गो परिमाप होगा, 4 भाग में बटा, तो पूरा परिमाप होता है 2 पाई आर परिधि वाला ही, और इसमें मैंने 4 से भागा दे दिया तो चौथाइया निकल गया। यहाँ पे भी त्रिज्या, यहाँ पे भी भुजा, तो भुजा जुटेगा नहीं इधर से, तो यहाँ पे त्रिज्या, एगो त्रिज्या इधर से एगो त्रिज्या इधर से, आर जोड़ेंगे तो 2r। इसी को आप काट के छोटा भी कर सकते हैं। कैसे? तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे हो गया ऊपर बच गया पाई आर और बटे में होगा 2 और प्लस 2r, मतलब त्रिज्या दुगुना है, त्रिज्या यहाँ पे दोगुना है, तो 2r किसके बराबर होता है? तो d के बराबर। तो 2r के जगह पे मैं d लिख दिया। तो चतुर्थांश का परिमाप हो गया, चतुर्थांश का परिमाप पाई आर बटे में 2 प्लस के d, पाई आर बटे में 2 प्लस के d हो गया। क्लियर मेरा यहाँ से चतुर्थांश भी हो गया, अर्धवृत्त को भी मैंने देखा, अब अववृत्त को भी देखा। अब हम लोग त्रिज्यखंड की बात करते हैं। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आइए हम लोग अब त्रिज्यखंड के बात करते हैं कि त्रिज्यखंड क्या होता है। आइए यहाँ इस वृत्त से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक वृत्त लिया, वृत्त लेने के बाद वृत्त के केंद्र से मैंने इसको क्या किया कि 2 त्रिज्या खींचा, तो 2 त्रिज्या यहाँ पे आया, 2 त्रिज्या, इसको मैंने नाम देता हूँ यहाँ पे O, क्या वृत्त का केंद्र को मैं O मान लेता हूँ। तो OA भी त्रिज्या है, वो भी एक त्रिज्या है, इसका भी त्रिज्या r होगा, इसका भी त्रिज्या r होगा। तो जो वृत्त का जो यहाँ पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो 2 भागों में बंट गया। कौन कौन? तो एक बार यहाँ देखिए ई वाला भाग में बंट गई, छोटा ई वृत्त का भाग हो गया, और यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल का एक बड़ा भाग हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाला एरिया को ओ ए बी को हम लोग दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। क्या? दीर्घ, क्या? सॉरी, लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। लघु के मतलब छोटा, लघु का मतलब छोटा होता है। तो ओ ए बी ये लघु त्रिज्यखंड हो गया, और इधर वाला जो एरिया देखिए ये वाला पूरा हो गया, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, मतलब बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा होता है। तो लघु त्रिज्यखंड ये वाला हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री, तो वृत्त के केंद्र पर बनता है 360 डिग्री। तो मैं बोलूं कि ओ ए बी ई वाला कोण अगर मैं मान लेता हूं कि थीटा बनता है, तो इधर वाला बड़ा कोण कितना बनेगा? ये वाला बड़ा कोण तो बोलेगा कि टोटल 360, तो ये वाला जो बड़ा होगा 360 डिग्री में से इधर वाला थीटा है तो छोटका को घटा दीजिए तो माइनस के थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे पहला जो फार्मूला मैंने लिखा
त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या इसी को एक और नाम कह सकते हैं लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लघु के मतलब इस वाला को हम लोग बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड। क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्य खंड। और ये वाला जो बड़ा हुआ इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर? तो लघु त्रिज्य खंड बोलिए या केवल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो इसको कोण कितना डिग्री माने हैं? थीटा। तो थीटा और पूरा कोण होता है केंद्र पर 360, तो थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 गुने, मैंने क्षेत्रफल निकाल रहा हूं तो क्षेत्रफल के फार्मूला से गुना कर देना है, पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हो गया थीटा बटे 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से क्यों गुना? कि मैं क्षेत्रफल की बात किया इसलिए। चलिए, तो यहां पे हो गया पहला। दूसरा समझिएगा, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ मतलब कि ये वाला पूरा एरिया है, देखिए ये वाला आपको मैंने यहां पे दर्शा दिया। तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो पाई आर स्क्वायर, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, देखिए पूरा वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर मैं छोटा लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा दूं तो ये पूरा बड़का को बच जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो मैंने यहां पे लिखा था थीटा बटे 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप कर सकते हैं, या में मैंने ऐसे भी करके फॉर्मूला यहां पे लिखा, या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं कि 360 माइनस के थीटा। यहां पे पूरा कोण का निर्माण कितना हुआ था? तो इसको मैंने माना था थीटा, तो बाहर बन गया था 360 माइनस थीटा। तो 360 माइनस के थीटा और बटे में पूरा कोण 360 और गुने में पाई आर स्क्वायर। ये हो गया दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? 360 माइनस थीटा बटे में 360 गुने में पाई आर स्क्वायर। अगला जो सवाल है फॉर्मूला, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, तो अब बोलिएगा कि चाप किसको कहेंगे? तो देखिए यहां पे ए है, यहां पे बी है, तो यहां से यहां तक जो मैंने ऐसे कर रहा हूं यही चाप का एक भाग है, परिधि का एक भाग। पूरा गोले गोले वृत्त का क्या होता है? परिधि। तो परिधि का छोटा भाग या बड़ा भाग कोई एक जो होगा यही इसको चाप कहलाएगा। तो यहां से यहां तक इसी को चाप कहते हैं। तो चाप की लंबाई निकालने के लिए भी फार्मूला से हम लोग सवाल को बनाएंगे। तो चाप की लंबाई के फार्मूला होता है 3 थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। थीटा क्यों? क्योंकि थीटा के द्वारा ही तो ये चाप का निर्माण हुआ इस तरीका से, यहां पे दो त्रिज्या के मेल से, इसलिए। तो थीटा बटे 360 गुने में 2 पाई आर। 2 पाई आर से गुना करना किसमें? चाप की लंबाई में। 2 पाई आर से क्यों गुना जी? कि एक परिधि का भाग है चाप की लंबाई, इसलिए मैंने 2 पाई आर। या इसी को आप शॉर्ट में या में करके लिखे कि 2 से 360 कट जाएगा 180 बार में, तो ऊपर बच गया थीटा, तो थीटा और 2 से 360 कटा 180, तो 180 गुने 2 कट गया तो बचा पाई आर। आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा बटे 180 गुने में पाई आर। क्लियर हुआ? तो ये 3 फार्मूला भी आप यहां से शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं या कॉपी पे लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला को हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग वृत्त खंड की बात करते हैं। त्रिज्य खंड की बात किए, अब हम लोग वृत्त खंड की बात करें। वृत्त खंड कहने का मतलब कि वृत्त के 2 भागों में बांटेगा। जैसे त्रिज्य खंड क्या हुआ कि वृत्त के क्षेत्रफल को 2 भागों में बांटा था, एक दीर्घ त्रिज्य खंड, एक लघु त्रिज्य खंड। उसी प्रकार वृत्त खंड जो होता है वो भी 2 भाग में। एक देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हूं, फार्मूला से हम लोग क्लियर करते हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल बोलिए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बोलिए, दोनों बोलिए बात बराबर है। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल या लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर जो फार्मूला होता है आर स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट, आर स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट पाई थीटा बटे में 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2 होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल या केवल वृत्त खंड का भी क्षेत्रफल बोल सकते हैं। एक बार बोलिए, आर स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 माइनस के साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। आप लोग ज्यादा इस वाला फार्मूला को यूज करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि थीटा के मान 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो आप क्या कीजिएगा?
आप तो क्लास 10 में 90 डिग्री तक ही जानते होंगे वैल्यू रखने के लिए, लेकिन अगर 90 से मान लीजिए कि थीटा का मान 120 आ गया तो आपको साइन या कोस 120 डिग्री को तो पता नहीं है, इसीलिए मैंने इस फार्मूला को साइन थीटा के जगह पर क्या किया, साइन थीटा का एक फार्मूला होता है 11th में पढ़ना है कि 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, उसी के जगह पे मैंने लिख दिया। लेकिन आप लोग ये वाला ज्यादा फार्मूला यूज करते होंगे कि आर स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट पाई थीटा बटे 360 माइनस को 1/2 साइन थीटा, तो इस पे भी आप लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर थीटा का मान 90 से बड़ा हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर वैल्यू आ जाएगा तो कैसे रखिएगा। तो इसलिए आप ये जो फार्मूला है जनरल हो गया, थीटा का मान बड़ा हो या छोटा हो कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ का मतलब बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो बड़ा वृत्तखंड के क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो पूरा वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, तो आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, इसको पूरा को मैंने यहां पे लिख दूंगा, है ना जी, और पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो निकल जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? आप इसको शॉर्ट स्क्रीन मारिए या कॉपी पे नोट कीजिए। चलिए तो फिर हम लोग यहां से नेक्स्ट फार्मूला को देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा यहां से वृत्त के बारे में, सॉरी ट्रेंगल त्रिभुज के बारे में जानेंगे, उससे भी हम लोग रिलेटेड फार्मूला आते रहता है और निकालने के लिए बोलता है। तो चलिए इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 गुना में आधार गुना में ऊंचाई, यानी कि जब एक त्रिभुज का आधार दे देगा और ऊंचाई दे देगा और कहेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, और त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो अगर केवल त्रिभुज का परिमाप पूछता तो तीनों भुजा को जोड़ देते, यानी कि a + b + c हो जाता। लेकिन यहां पे बोला है दूसरा फार्मूला कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को हम लोग s से डिनोट करते हैं। क्या से? s से, s अर्ध परिमाप को। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप के फार्मूला हो गया कि a + b + c बटे में 2, यानी कि तीनों भुजा के जोड़ के और 2 से कर देंगे भागा, तो हो जाएगा त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालने का फार्मूला, यानी s बराबर a + b + c बटे 2 हो जाएगा। तीसरा फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, कब? जब कोई त्रिभुज का भुजा बराबर ना हो, अलग अलग भुजा की लंबाई दे देगा त्रिभुज का, तो हम लोग उसको क्लास 9th में भी पढ़े थे, हीरोन्स का फार्मूला कहा जाता है। कौन? हीरोन्स का फार्मूला, और उसका फार्मूला होता है रूट में होता है √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, इसी को हम लोग हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। और ये फार्मूला तभी लगाते हैं जब त्रिभुज की कोई भुजा आपस में बराबर ना हो। अगर त्रिभुज की या तो समबाहु त्रिभुज होगा, या तो समद्विबाहु, या तो विषम बाहु, तो विषम बाहु जब त्रिभुज देगा तो इसी के आधार पर हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और s क्या होता है, तो s निकालने का फार्मूला होता है तीनों भुजा का जोड़, जो तीनों भुजा देगा उसमें 2 से भागा कर देंगे। तो इतना फार्मूला आप यहां से नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की बात करते हैं। चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा वर्ग पे बात कर लेते हैं और फिर आयत पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग के फार्मूला रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा। पहला है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के जो भुजा होता है चारों भुजा आपस में बराबर होता है। किसका जी? तो वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, याद कीजिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। दूसरा फार्मूला वर्ग का परिमाप, परिमाप का मतलब कि चारों भुजा का जोड़, तो यहां पे मैंने 4 गुने भुजा कर दिया, तो वर्ग का परिमाप हो गया 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। अच्छा, तीसरा वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है √2 गुने भुजा, √2 गुने भुजा। चौथा सवाल आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, इसी को हम लोग शॉर्ट में l गुने b भी कहते हैं। पांचवा आयत का परिमाप,
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, इसी को शॉर्ट में 2 इंटू एल प्लस बी भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला छठा, आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, या इसी को शॉर्ट में हम लोग रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो ये पूरा फार्मूला आपको याद हो गया, याद हो गया, ताकि हम लोग के परीक्षा में आए तो हम लोग इसको से सहारा लेकर के सवाल को छोटा करके बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए तो अब यहां से सारा फार्मूला मैंने यहां पे बोर्ड पे ले आया। अब यहां इतना फार्मूला कवर करने के बाद हम लोग के पूरा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पे फिर मैंने फार्मूला लिखा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है उसी को समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के बोलेगा जब आधार देगा और ऊंचाई देगा तब। तो यहां पे मैंने लिखा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। और क्या होगा कभी कभी कि आधार नहीं देगा नहीं ऊंचाई देगा, देगा दूगो विकर्ण दे देगा। तो एगो विकर्ण को d1 मानेंगे, एगो विकर्ण के d2 मानेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये भी होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, 1/2 गुने d1 गुने d2। d1 और d1 d2 क्या है जी? तो विकर्ण है। d1 d2 क्या है? विकर्ण, पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण होता है। तो दूगो विकर्ण देगा समांतर चतुर्भुज के, तो 1/2 गुने d1 गुने d2। तीसरा फार्मूला, समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप यानी चारों भुजा का जोड़, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौथा, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको कहेंगे? तो जिसकी चारों भुजा बराबर होता है ना जी, वर्ग की तरह होता है, लेकिन समचतुर्भुज ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है, वर्ग की तरह नहीं होता है। तो समचतुर्भुज, क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जब आधार देगा और ऊंचाई देगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा आधार गुने ऊंचाई। किसका? तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। या कभी कभी समचतुर्भुज का दो ठो विकर्ण दे देगा तो उसका फार्मूला हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का 1/2 गुने d1 गुने d2। फिर अगला छठा, समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप होता है फार्मूला 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज का सभी भुजा आपस में बराबर होती है, तो इसीलिए मैंने उसमें 4 से गुना करा दिया। चलिए अब यहां से क्वेश्चन 7 देखते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग। समांतर, समलंब चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर होता है, तो समांतर भुजाओं का योग माने जोड़ गुने में ऊंचाई, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। 7 क्लियर। 8 देखिए, वलय। वलय का क्षेत्रफल, वलय जिसको रिंग कहा जाता है, तो वलय का क्षेत्रफल होता है बड़ा, उसको इस तरीका के फिगर बनेंगे। देखिए यहाँ पे मैं एक वृत्त बना लिया और यहाँ पे फिर मैंने एक वृत्त बना लिया, यहाँ से यहाँ मैंने इसको छोटा आर और यहाँ से यहाँ इसको मैंने नाम दे देता हूँ बड़ा आर की त्रिज्या। तो देखिए ई वाला जो है ना, जो इसको मैंने पेंट कर रहा हूँ इसी को वलय बोला जाता है, रिंग बोला जाता है। तो जब वलय यानी कि बीच वाला भाग का जब क्षेत्रफल पूछेगा, इस वाला भाग को जब क्षेत्रफल पूछेगा बीच वाला को, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया छोटा आर, छोटा त्रिज्या छोटा वृत्त के लिए, और बड़ा वृत्त के लिए हो गया बड़ा आर, बड़ा आर। तो देखिए वलय का क्षेत्रफल यानी कि इस बीच वाला का जब क्षेत्रफल पूछेगा बीच वाला को, तो क्या करेंगे? बड़का वृत्त में से छोटका वृत्त को घटा देंगे तो बीच वाला का एरिया निकल जाएगा। तो इसी पे लिखा बड़ा पाई आर स्क्वायर, यानी बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का छोटा आर, तो पाई आर छोटा आर का स्क्वायर। दोनों में से पाई पाई कॉमन कर लिए, बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, यानी कि वलय का क्षेत्रफल हो गया पाई इंटू बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर हो गया। क्लियर। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए या कॉपी पे नोट कर लीजिए।
तो जितना सवाल यहाँ से बनने वाला था वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में, मैंने आपको पूरा फार्मूला बता दिया। एक भी फार्मूला मैंने यहाँ से आपको छोड़ा नहीं हूँ। अगर आप यहाँ से अब ऑब्जेक्टिव बना लेंगे तो बहुत एकदम इजी भी हो गया। हम तो बोलेंगे कि एक दो बार आप इसको और एक कॉपी पर प्रैक्टिस रिवीजन करके तब क्वेश्चन बनाने के लिए बैठिए। अभी टाइम है, आप यहाँ से थोड़ा सा देखिए, फार्मूला याद रहता तो सवाल बनाने में बहुत मजा आता है ना। तो अब यहाँ से पूरा फार्मूला कवर हो गया और अगले वीडियो में मैंने 25 से 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से छांट के रखा हूं, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में डाल दूंगा कल की वीडियो में। आज आप इस फार्मूला को आज रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर अभी तक आप नए हैं, अब आपको कुछ लगा कि यहाँ से कुछ हम सीखे हैं, तो अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाल बटन का होगा, उसको दबा लीजिए। हाँ, अगर सब सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप ठीक हैं, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी दोस्तों में और किसी को हेल्प करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।